हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्ट लिया है हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी और क्वेश्चन लिए हैं हमने शिफ्ट 2 से। हमारा जो लास्ट वीडियो गया था उसमें भी हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन वो शिफ्ट 1 से थे, दैट इज फ्रॉम दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में आज हम शिफ्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ तो आप भी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मीनवाइल जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि यस, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है और जो आपके आंसर है वो कितना मैच हो रहा है। लेट्स प्रोसीड। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है जिससे कि आपको कोई भी सेशन को खोजने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बोला गया है द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग इन अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन is one of the challenges of external fertilization. Which one of the following protein help in overcoming the challenge? तो जैसे कि हमको पता है जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे एक्सटर्नल मीडियम में फीमेल का एग एंड मेल के स्पर्म जो है रिलीज किए जाते हैं। उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्पर्म एंड एग का जो है आपस में मीटिंग होता है, लेकिन ये इतना एक्यूरेट कैसे हो पाए? मेनली जब अगर मान लीजिए कि वाटर जो है एक मीडियम है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें तो स्पर्म या एग रिलीज होगा तो वो तो डाइल्यूट कंसंट्रेशन में हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि मदद करता है? पहला ऑप्शन है बिंडिंग। तो बिंडिंग तो नहीं होगा, क्योंकि बिंडिंग एक्चुअल में बाइंडिंग में मदद करता है स्पर्म एंड एग के। रीसेट प्रोटीन हो सकता है। रीसेट प्रोटीन जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि स्पर्म को कहाँ पे मूव करना है, स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है, डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, रीसेट प्रोटीन के लिए जो है आपको रिसेप्टर देखने को मिल जाएगा। रिसेप्टर ऑन स्पर्म, स्पर्म के सरफेस पे रीसेट प्रोटीन के लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं। उस रीसेट प्रोटीन के लिए जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर पे जाके रीसेट बाइंड करता है और स्पर्म को गाइड करता है कि कहाँ पे उसको मूव करना है। स्पेशली कहाँ पे मूव करना होता है? जहां पर एग होता है। इजोमो अगेन जो है बाइंडिंग केसेस में मदद करता है, ये ह्यूमन के केस में होता है। ओवास्टासिन जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने में काम करता है। पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन में काम करता है। मेक श्योर ये जो थर्ड एंड फोर्थ है ये दोनों जो है मैमल्स के केस में काम कर रहे हैं, और ये जो बिंडिन एंड रीसेक्ट है ये हम सी आर्चिन के केस में जो है देखते हैं। तो कौन सा एक्चुअल में प्रोटीन मदद कर रहा है इस चैलेंज से डील करने में? दैट इज रीसेक्ट प्रोटीन मदद कर रहा है। सो आवर आंसर विल बी सेकंड। इस क्वेश्चन को ना मतलब रीसेक्ट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी घुमा फिरा के पहले भी जो है 2 से 3 बार पूछ लिया गया है, आइदर इन पार्ट सी और इन पार्ट बी। अगला सवाल है, म्यूटेंट एंड ट्रांसजेनिक मॉडल हैव प्लेड अ पाइवोटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट बताना है। बोला है कि जो म्यूटेंट एंड ट्रांसजेनिक मॉडल्स हम ऑब्टेन करते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट को समझने में। और हमें ये पता है कि ऐसे बहुत से म्यूटेंट हैं जिसको ऑब्टेन करके ही हमें बहुत सी जीन्स के बारे में पता चला। बहुत से ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं जिनको हम जब ऑब्टेन करते हैं तो उससे हम जीन के एक्चुअल में फंक्शनैलिटी के बारे में देख पाते हैं कि यस वो किसी और ऑर्गेनिज्म में भी एक्सप्रेस होकर क्या वो सेम फंक्शनैलिटी मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से छोटा बड़ा अगर हम कंट्रीब्यूशन ले तो काफी अच्छा खासा इनका रोल होता है डेवलपमेंट को समझने में। अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है ट्रू कौन सा होगा। पहला है, अ ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरा experiment involve the transplantation of a cells from genetically modified organism to the another embryo। तो ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक सेल को ट्रांसप्लांट किया जाता है, किससे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, और उसको एक तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है अनदर एम्ब्रियो में। तो देखा जाए तो पहला तो स्टेटमेंट सही लग रहा है कि यस हमको ट्रांसजेनिक डीएनए काइमेरा ऐसे ही तो ऑब्टेन होता है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट फिलहाल में ट्रू लग रहा है, लेकिन बाकी भी पहले देख लेते हैं। सेकेंड है, इंटरस्पेसिफिक काइमेरा आर इजीएस्ट एंड मोर कॉमन मॉडल सिस्टम टू स्टडी द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो देखिए, इंटरस्पेसिफिक काइमेरा को ऑब्टेन करना अपने आप में आप कह सकते हो कि एक टफ टास्क होता है, तो हम इसको इजीएस्ट और कॉमन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, राइट? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, तो इस बेसिस पे हम देखें तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं।
थर्ड देखिए, अ ट्रांसजेनिक फीमेल माउस जो कि एक्सप्रेस कर रही है SRY जीन को। SRY जीन हमको पता है, SRY जीन इज अ मेल स्पेसिफिक जीन, राइट। तो SRY क्या है? दैट इज सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये जो SRY जीन है, ये ट्रांसजेनिक फीमेल में एक तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है एंड इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ वाई क्रोमोसोम कैरिंग ओवम इन द माउस। अब देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में SRY जीन अगर कहीं पे एक्सप्रेस होता है तो वहां पे मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, मतलब कि वो मेल में चेंज हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। अगर आप SRY जीन को एक तरीके से एक्सप्रेस करा देते हो तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये ओवम नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मेल ऑर्गन होना चाहिए क्योंकि उस फीमेल में SRY जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो जो गोनाड्स होंगे, जो सेक्स होगा, वो ऑब्वियसली ओवम तो फीमेल की तरफ दिखा रहा है, राइट। तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? दैट इज अ मेल होना चाहिए। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला है, ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल इज एक्सक्लूसिवली यूटिलाइज टू स्टडी द जीन फंक्शन बाय डिलीशन ऑफ अ जीन। देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल में क्या करते हैं हम? अभी साफ साफ यहाँ पे देखा था हमने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हम हमारा जो टारगेट जीन या सेल होता है उसको लेकर हम किसी और में इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। और ट्रांसजेनिक मॉडल में एक तरीके से हम एक जीन को एक ऑर्गेनिज्म में से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो डिलीशन तो नहीं हुआ, राइट। इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया एक तरीके से आप इंसर्ट कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो, तो ये एडिशन से रिलेटेड हो गया, डिलीशन से तो रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो ये भी गलत हो गया। अगर आपने टेक्निक्स भी पढ़ा है ना, जहाँ पे लाइगेशन, डाइजेशन, ट्रांस जीन बनाना, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के किसी और प्लाज्मिड में इंसर्ट कराना, इन सब चीजों को भी अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स भी पढ़ा है ना, तो भी आप ये सारे क्वेश्चन इजिली आंसर कर पाते हैं। तो देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? दैट इज फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो है यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन दिया गया है। अगला है देखिए, जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपके एनिमल फिजियोलॉजी का है, राइट। एनिमल फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन है, जहाँ पे आप थायराइड ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी के साथ साथ डेप बायो से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यों? आपको याद होगा, आई थिंक एक मंथ पहले ही मैंने मेटामॉर्फोसिस के लेक्चर्स टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल कराए थे। तो वहां पे जो है हमने एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस में पढ़ा था, ये एक जुवेनाइल हार्मोन होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस में मदद करता है। और ये जुवेनाइल हार्मोन आप देख सकते हैं, दैट इज कॉर्पोरा एलाटा से सिक्रीट होता है। तो वही बोला गया है कि जुवेनाइल हार्मोन जो है वो कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो ये ग्लैंड कौन सा होगा? दैट इज कॉर्पस एलाटा। अब एक तरीके से अब आपके ऊपर है, आप इसे एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन कंसीडर कीजिए या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कीजिए, क्योंकि लेकिन हमने मेटामॉर्फोसिस में इसको देखा है, इसीलिए हम इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेके चल रहे हैं। बट जहां तक मेरा मानना है, इसका जो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली मतलब ओरिजिनली जो है ये एनिमल फिजियोलॉजी से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिकेशन पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अर्ली डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला ऑप्शन देखिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिटमेंट इज टर्म्ड एज स्पेसिफिकेशन व्हाइल द सेकंड स्टेज इज डिटरमिनेशन। बिल्कुल सही बोला है। कमिटमेंट के देखिए दो स्टेजेस होते हैं। कमिटमेंट जो है दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज है स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि सेल क्या होते हैं? सेल लबाइल होते हैं, अपने फेट को बदल सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है डिटरमिनेशन, जिसमें कि सेल अपने फेट के लिए फिक्स होते हैं और अपना फेट कभी चेंज नहीं करते हैं। तो देखा जाए तो पहला ही स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। अगला देखिए, इफ अ स्पेसिफाइड सेल इज ट्रांसप्लांटेड टू द रीजन ऑफ डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल, द फेट ऑफ द स्पेसिफाइड सेल रिमेन अनचेंज। नहीं, ये जो है चेंज हो जाएगा। अभी हमने कहा कि फेट जो है चेंज हो सकता है, राइट। तो फेट चेंज हो सकता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये स्पेसिफाइड सेल के बारे में बोला, यानी स्पेसिफिकेशन के बारे में बोला गया है। अगला देखिए, a cell or tissue is said to be determined when it show reversible fate under the influence of surrounding cell or tissue। जी नहीं, ये रिवर्सिबल फेट नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल फेट होगा। फेट जो है इरिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेशन की बात की गई। अगला है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टर्म्ड एज कमिटमेंट व्हेन अ सेल डेवलप्स ऑटोनोमसली। नहीं, दैट इज स्पेसिफिकेशन का पहला स्टेज कमिटमेंट नहीं होता है, कमिटमेंट का पहला स्टेज स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस बेसिस पे चले तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से है, दैट इज फ्रॉम फ्रॉग डेवलपमेंट।
बोला गया है कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं इन रेफरेंस टू द स्ट्रैटेजीज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल लाइक नॉर्मिन। तो कुछ ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए, जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल का दैट इज नॉर्मिन, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी मेंशन की गई है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो। तो पहला देखिए क्या किया गया है, एक cDNA लाइब्रेरी प्रिपेयर किया गया है फ्रॉम लिथियम क्लोराइड ट्रीटेड एम्फीबियन गैस्ट्रुला। The organizer molecule was identified from a clone whose mRNA could rescue the phenotype of UV irradiated one cell embryo and allow the normal development। देखिए यहाँ पे हमें कहीं भी जो है डॉर्सल वेंट्रल का केस हमको नहीं बताया गया है, जबकि हमको पता है कि ऑर्गेनाइजर का जो मेन लोकेशन होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, राइट। और अगर मान लीजिए अगर आप इसको ऑर्गेनाइजर को अगर इंट्रोड्यूस कर दो वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड भी किस में चेंज हो जाता है, डॉर्सल साइड में चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, राइट। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड देख लेते हैं, द क्लोन ऑफ cDNA whose mRNA was present in dorsalized but not in ventralized embryo were tested by injecting them into the ventral blastomeres and seeing whether they induce a secondary access। Yes, ये एकदम एक्यूरेट आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रैटेजी है, जिससे कि हम ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल को पहचान सकते हैं। क्या बोला गया है कि cDNA का क्लोन लिया गया है जिसका mRNA जो है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हमने कहा था ऑर्गेनाइजर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। और फिर उस मॉलिक्यूल को इंजेक्ट करके देखा गया एक वेंट्रल ब्लास्टोमियर्स में, और देखा गया कि वेंट्रल ब्लास्टोमियर में सेकेंडरी एक्सेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए कि ये अगर एम्ब्रियो है और इसकी डॉर्सल साइड में लेट्स सपोज की ऑर्गेनाइजर है, राइट। तो यहाँ पे इस साइड से एक प्राइमरी एक्सेस बनेगा सबसे पहले तो, लेकिन ये जो डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है, अगर मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजर को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि इस एम्ब्रियो में पहला एक ऑर्गेनाइजर ऑलरेडी है और एक और ऑर्गेनाइजर आप यहाँ पे वेंट्रल साइड में इंड्यूस कर देते हैं, तो वेंट्रल साइड में भी क्या होगा, दैट इज एक और एक्सेस बनेगा जिसे कि हम सेकेंडरी एक्सेस कहेंगे। तो वही बोला है कि हम उस मॉलिक्यूल को डॉर्सल एक्सेस में हमने पहचाना, उसको वेंट्रल ब्लास्टोमियर में हमने इंजेक्ट किया और देखने को मिला कि सेकेंडरी एक्सेस फॉर्म हो गया। तो बिल्कुल सही है, वेंट्रल ब्लास्टोमियर कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल अगर आप डॉर्सल साइड के मॉलिक्यूल को, जिसको कि हम ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल कह रहे हैं, अगर आप उसे वेंट्रल साइड में डालोगे तो बिल्कुल सेकेंडरी एक्सेस का फॉर्मेशन होगा, और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हमको सही लग रहा है। अगला देखिए, द मॉलिक्यूल एंड इनहिबिटर ऑफ बोथ एक्टिविन एंड बीएमपीज कॉज्ड एक्टोडर्म टू बिकम अ न्यूरल टिश्यू। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इनहिबिटर है एक्टिविन एंड बीएमपी का, दे कॉज एक्टोडर्म टू बिकम न्यूरल टिश्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ध्यान में रहना चाहिए कि बीएमपी जो है, बीएमपी क्या करता है, अगर एक्टोडर्म के साथ मिलता है तो वो उस एक्टोडर्म को एपिडर्मिस में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई इनहिबिटर है, ऐसा इनहिबिटर जो एक्टिविन या बीएमपी को रोक सकता है, तो उस केस में मान लीजिए क्या होगा, दैट इज देयर विल बी नो बीएमपी। अब बीएमपी नहीं रहेगा तो उस केस में जो एक्टोडर्म होगा वो एक्टोडर्म कौन सा फेट लेगा, वो एक्टोडर्म न्यूरल टिश्यू का फेट लेता है। और ये नो बीएमपी कैसे आता है, एक्चुअल में जो ऑर्गेनाइजर मॉलिक्यूल होते हैं वो बीएमपी को जो है एक तरीके से काम नहीं करने देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमको यहाँ पे एक्टोडर्म का फेट न्यूरल टिश्यू में कन्वर्ट होते हुए मिलता है। तो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये सारी चीजें जो है गिलबर्ट में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी है डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू। तो देखा जाए तो बी और सी यहाँ पे सही हो जाता है, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशलाइज्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रास फैमिली। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ये प्लांट डेवलपमेंट से पूछा गया है। पहला है द स्क्यूटुलम फॉर्म द इंटरफेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड स्टार्ची एंडोस्पर्म टिश्यू। अब ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में जब आप जिब्रेलिक एसिड के थ्रू जब जर्मिनेशन पढ़ते हो तो उस टाइम पे ये साफ साफ हमको समझ में आता है कि जो स्क्यूटुलम है वो एक ऐसा इंटरफेस है जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में जो है एक इंटरफेस बनने का काम करता है। तो ये सही बोला है। अगला है कोलियोराइजा प्रोटेक्ट एंड कवर द फर्स्ट लीफ व्हाइल ब्यूरिड इन द सॉइल। तो कोलियोराइजा जो है, राइजा वर्ड है, राइट, तो इसका रिलेशन रूट से है। तो कोलियोराइजा एक्चुअल में फर्स्ट लीफ को प्रोटेक्ट नहीं करता है, ये रेडिकल को या रूट को प्रोटेक्ट करेगा।
राइट। लेकिन जो कोलियोप्टाइल है तो ये तो गलत हो गया। कोलियोप्टाइल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड द रेडिकल, नहीं, ये किसको करेगा, ये जो है लीफ पार्ट को करेगा, ना कि रेडिकल को, यानी रूट को नहीं करेगा ये, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल ऊपर की तरफ होता है, कोलियोराइजा रूट साइड में होता है, तो देखा जाए तो ये भी गलत हो गया। अगला है देखिए, इन सम स्पीसीज सच एज मेज द अपर हाइपोकोटाइल हैज बीन मॉडिफाइड टू फॉर्म द मेसोकोटाइल, बिल्कुल सही बोला गया। कुछ स्पीसीज है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है मेज का, उनका जो अपर हाइपोकोटाइल है वो मॉडिफाई होकर मेसोकोटाइल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो ए एंड डी स्टेटमेंट है हमारा, वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो कोलियोराइजा जो है ये क्या करता है, ये रेडिकल को कवर करता है, जबकि कोलियोप्टाइल क्या करता है, इट कवर द फर्स्ट लीफ व्हाइल ब्यूरिड इन द सॉइल। वी कैन गो विद द फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये ड्रोसोफिला से लिया गया है। क्वेश्चन है, बाइकॉइड वाज आइडेंटिफाइड एज अ हेड मॉर्फोजन। बाइकॉइड को हेड मॉर्फोजन की तरह आइडेंटिफाई किया गया। इन अ ड्रोसोफिला एन एम्ब्रियो लैकिंग द बाइकॉइड कुड नॉट फॉर्म अ हेड। और जिस एम्ब्रियो में बाइकॉइड नहीं है उसमें हेड नहीं बनेगा, क्योंकि बाइकॉइड हेड बनाने वाला मॉर्फोजन है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, बाइकॉइड एमआरएनए वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द डिफरेंट रीजन ऑफ बाइकॉइड डेफिशिएंट और वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड टेल एज इंडिकेटेड बाय द एरो आर फॉलो। अब क्या किया गया है, दो टाइप के मॉडल लिए गए हैं, एक तो है बाइकॉइड माइनस यानी बाइकॉइड जिसमें नहीं है, और एक वाइल्ड टाइप है। अब उनमें क्या किया गया है, अलग अलग जगह पे बाइकॉइड को इंजेक्ट किया गया है और रिजल्ट ऑब्टेन किया गया है। आपको बताना है कौन सा रिजल्ट एंड पैटर्न एकदम करेक्ट है। देखिए, तो पहला वाला देख सकते हैं आप, ये है बाइकॉइड डेफिशिएंट, यानी इसमें बाइकॉइड नहीं है। उसमें अगर आप, ये रहा एंटीरियर साइड, ये रहा पोस्टीरियर साइड, तो एंटीरियर में अगर आप बाइकॉइड डालोगे तो यहाँ पे हेड बनेगा और यहाँ पे टेल बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे हेड बनेगा, यहाँ पे थॉरिक्स बनेगा, यहाँ पे एब्डोमेन बनेगा और यहाँ पे टेल बनेगा। तो देखा जाए तो ए स्टेटमेंट, आई मीन टू से ए प्रेजेंटेशन सही है। बी में देखिए, अगर आप बाइकॉइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो लेते हो और बाइकॉइड को एंटीरियर साइड में डालते हो तो एंटीरियर साइड में टेल और यहाँ पे हेड बनेगा, गलत है। अभी अभी हमने जस्ट निकाला कि क्या बनेगा। सी देखिए, बाइकॉइड डेफिशिएंट में अगर आप बाइकॉइड मिडिल में डाल देते हो तो टेल मिडिल में आ जाएगा, नहीं, हेड मिडिल में चला आएगा, ये भी गलत है। वाइल्ड टाइप में, फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है, वाइल्ड टाइप में अगर आप पोस्टीरियर साइड में बाइकॉइड डाल देते हो तो हेड पोस्टीरियर में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है तो यानी बाइकॉइड यहाँ भी प्रेजेंट है तो यहाँ भी हेड आएगा। तो ये एक्चुअल में इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों ही साइड में हमको हेड देखने को मिलेगा एंड टेल बीच, एक तरीके से टेल वाला पोर्शन जो है, मेनली एब्डोमेन वाला पोर्शन बीच में चला आएगा। तो ये बिल्कुल सही बोला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ए और डी यहाँ पे सही प्रेजेंटेशन एंड रिजल्ट है। अब आप ध्यान दें तो ये रही गिलबर्ट से लिया गया जो है पोर्शन। तो अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ यहीं से दिया गया है। देखिए, ये दोनों भी दिए गए हैं एक तरीके से, और ये वाइल्ड टाइप वाला भी दिया गया है। तो इसी को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पुट ऑन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, जो कि गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 7 यानी एनिमल फिजियोलॉजी और यूनिट नंबर 5 इन दोनों के मिक्सचर से आया हुआ। तो आपको करेक्ट मैच करना है, जो ऑप्शन आपको सबसे कॉमन लगे पहले उससे शुरू करते हैं। जैसे कि प्रोटामाइन, तो प्रोटामाइंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटामाइन स्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल प्रो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। तो डी का यहाँ पे कौन सा मैच हो गया, डी का मैच हो गया थर्ड, जो कि काफी ज्यादा कॉमन ऑप्शन है। अब देखिए, डी का थर्ड सिर्फ एक ही में है। आगे देखते हैं, सोडियम चैनल की बात की गई है, तो सोडियम चैनल हमको पता है सी आर्चिन के केस में जब ओपन होते हैं तो वो पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं। तो सी का हो गया क्या, दैट इज फोर्थ। प्राइमोडियल जर्म सेल की बात कर लेते हैं। प्राइमोडियम जर्म सेल क्या करते हैं, कहाँ से बनते हैं, पोस्टीरियर एपीब्लास्ट से बनते हैं। तो ए का जो है हम यहाँ पे सेकंड ले सकते हैं। अब बच गया बी, दैट इज डिक्टाइलेट रेस्टिंग स्टेज जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से रिलेटेड है। बी हो गया। इस हिसाब से चले तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एजिंग से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एजिंग से भी है, और एजिंग को दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी यूनिट नंबर 5 में, और एक है सेल सिग्नलिंग दैट इज यूनिट नंबर 4 में। यानी ये जो क्वेश्चन है इट इज अ मिक्सचर ऑफ यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो आजकल दो यूनिट को मिला के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बट एनीवेज, आपने किसी केस में भी, यानी सेल सिग्नलिंग हो या डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो, कहीं भी अगर आपने एजिंग का
इंसुलिन वाला पाथवे पढ़ा है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द इंसुलिन रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड ऑन बाइंडिंग इंसुलिन मॉलिक्यूल, दिस लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम PI3 काइनेज पाथवे that trigger the AKT2 phosphorylate and inactivate FOXO transcription factor। तो होता क्या है कि इंसुलिन जो है इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसकी वजह से PI3 काइनेज वाला पाथवे चलता है। PI3 काइनेज पाथवे जब चलेगा तो डाउनस्ट्रीम में AKT, जिसे हम PKB भी कहते हैं, जो कि एक टाइप का काइनेज है, AKT जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एक्टिवेट होगा। AKT एक्टिवेट होगा तो ये करेगा, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा किसको, फॉक्सो को। फॉक्सो क्या है, फॉक्सो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। द लिपिड फॉस्फेटेज कॉल्ड P10 एंटागोनाइज द PI3 पाथवे। और P10 क्या करता है, P10 एक्चुअल में इस AKT पाथवे को रोकता है। कैसे, यहाँ पे जो एक तरीके से आप कह सकते हो PIP3 बनता है, जो कि फॉस्फोलिपिड होता है। तो PIP3 इसका जो 3rd नंबर फॉस्फेट होता है उसको बार बार हटाने का काम करता है P10, ताकि पाथवे जो है वापस से अपने रेस्टिंग स्टेज में चले जाए। P10 का एक तरीके से काम कैसा होता है, रेगुलेटरी होता है, ये पाथवे को रेगुलेट करने का काम करता है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द इंसुलिन रिसेप्टर ड्रामेटिकली इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान से कहानी सुनिए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं इसका डिटेल लेक्चर, एजिंग में इंसुलिन कैसे काम कर रहा है, इसका डिटेल लेक्चर जो है टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है, कि एजिंग एंड सेनेसेंस नाम से अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर इंसुलिन पाथवे चलता है तो उस टाइम पे एजिंग होती है, और इन केस अगर आप इंसुलिन पाथवे को रोक दो, इंसुलिन पाथवे को अगर रोक दो, एजिंग भी क्या हो जाती है, एजिंग रिड्यूस हो, मतलब एक तरीके से एजिंग रिड्यूस होने लगती है, यानी कि लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन बढ़ने लगता है। ये है केस। तो वही बोला है कि अगर एक रिडक्शन म्यूटेशन हो जाए जिसमें कि इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, यानी इंसुलिन रिसेप्टर इज नॉट वर्किंग, तो उस केस में इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करके पाथवे नहीं चला पाएगा, मतलब कि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। अब उस केस में क्या होगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, राइट। वही हमने भी कहा है कि लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। अगला है, फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द म्यूटेशन एंड देयर आउटकम। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं म्यूटेशन और उसके आउटकम से रिलेटेड, आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला है, अगेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन AKT मेक द ऑर्गेनिज्म लॉन्ग लिव। नहीं, इस केस में जो है ऑर्गेनिज्म जो है शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन पाथवे बहुत ज्यादा रन होगा, क्योंकि AKT यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा एक्टिव रहेगा। तो आगे चल के जो है एक तरीके से, क्योंकि फॉक्सो क्या होगा, फॉक्सो एक्टिव रहता है तो लाइफ स्पैन बढ़ी रहती है, और फॉक्सो इनहिबिट हो जाता है तो क्या हो जाता है, दैट इज शॉर्ट लिव्ड लाइफ स्पैन हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है, देखिए, द फॉक्सो डिलीशन म्यूटेशन suppresses the long lifespan of organism with a reduction of function mutation in the insulin receptor। यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर तो नॉन फंक्शनल है ही, साथ ही साथ फॉक्सो में अगर आपने डिलीशन म्यूटेशन करा दिया, यानी सिंपल भाषा में कहें तो फॉक्सो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में लॉन्ग लाइफ स्पेन सप्रेस हो जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि फॉक्सो का एक्टिव रहना जरूरी है, तभी लाइफ स्पेन लॉन्ग रहेगी। थर्ड देखिए, अब P10 डिलीशन म्यूटेशन सप्रेसेस द लॉन्ग लाइफ स्पैन। P10 में अगर डिलीशन म्यूटेशन हो जाता है तो P10 फिर AKT को रोक नहीं पाएगा, AKT रन होता रहेगा, यानी फॉक्सो सप्रेस होता रहेगा और शॉर्ट लाइफ मिलेगी। तो बोला है कि सप्रेशन ऑफ लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ उस केस में भी जो है इंसुलिन रिसेप्टर में भी एक तरीके से म्यूटेशन हुआ है, मेनली रिडक्शन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, जिसमें कि इंसुलिन रिसेप्टर अपना रिसेप्टर जैसा काम नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन रिसेप्टर में म्यूटेशन हुआ है और P10 में भी म्यूटेशन हो गया, डिलीशन म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ स्पैन को सप्रेशन मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर P10 भी म्यूटेट हो गया है तो फिर AKT को एक तरीके से जो है आगे रन होने का मौका नहीं मिलेगा, सॉरी रन होने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से P10 वहां पे काम नहीं कर पाएगा। उस बेसिस पे चले तो यस, ये भी सही है, उस केस में भी सप्रेशन ऑफ लॉन्ग लाइफ देखा जाएगा। लास्ट है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन फॉक्सो ऑर्थोलॉग मेक द वर्म लॉन्ग लिव। नहीं, ये गलत है, कि फॉक्सो में अगर म्यूटेशन होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा, राइट। क्योंकि फॉक्सो नॉर्मल काम करेगा तभी लॉन्ग लिव्ड होगा, उसमें म्यूटेशन हो गया तो शॉर्ट लिव्ड हो जाएगा। तो डी गलत है, सी सही है। इस बेसिस पे चले तो बी और सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाथवे बताया गया है कि ये रहा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर,
ऑक्सो को ये इनहिबिट कर रहा है, उसके बेसिस पे रेगुलेट हो रहा है कि लाइफ स्पैन बढ़ेगी या कम हो। अगला सवाल है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यानी एक धारणा दी गई है, यानी जो आपने पहले जो पढ़ा है उसके बेसिस पे यहाँ कुछ बातें बोली। Sequencing of genome of an organism lead to the identification of the several ORF. ऑर्गेनिज्म के जीनोम को सीक्वेंस किया गया जिससे कि बहुत से ORF यानी ओपन रीडिंग फ्रेम्स के बारे में पता चला। One of them was found to code for a protein that showed sequence similarity to the protein to have a role in early development. उनमें से देखा गया कि एक प्रोटीन ऐसा ऑब्टेन हुआ जिसका सीक्वेंस सिमिलरिटी एक ऐसे प्रोटीन से था जो कि अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे मदद करता। The protein was named as a brainy. उस प्रोटीन को नाम दे दिया गया क्या? That is brainy protein. The result of RNA in situ hybridization in the egg and four-cell embryo is schematically depicted below. इसके बाद जो है RNA in situ hybridization किया गया egg में and four-celled embryo में और उसके रिजल्ट को यहाँ पे दिखाया गया है। Further, based on fate map, it was proposed that B4 blastomere यानी ये वाला blastomere gave rise to the notochord. तो B4 blastomere क्या कर रहा है? notochord बना रहा है, notochord. Different experiments were carried out which lead to the hypothesis that notochord developed autonomously by acquiring and retaining brainy. यानी कि ये जो B4 के द्वारा notochord बनाया जा रहा है ये ऑटोनॉमस है और ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इस B4 में ब्रेनी नाम के प्रोटीन को रिटेन किया जा रहा है। ब्रेनी प्रोटीन एक्चुअल में यहाँ पे एक तरीके से रिटेन रह रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रह रहा है, जिसकी वजह से B4 में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन हो रहा है फॉर नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट। नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के द्वारा हो रहा है और इसके लिए ब्रेनी का रिटेंशन वहां पे जरूरी माना गया है। The following statements represent experiment that could support the above hypothesis and is also correctly matched with the outcome. तो यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिए गए हैं, आउटकम दिए गए हैं, आपको क्या बताना है? Which one of the following option represent the statement that support the hypothesis? अब आपको ऐसा स्टेटमेंट पिक करना है जो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे। पहला है माइक्रो इंजेक्शन ऑफ ब्रेनी mRNA in the other blastomere would lead to the ectopic development of notochord. ये तो बिल्कुल सही है। अगर आपने स्पेसिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज कि अगर कोई फैक्टर या अगर कोई प्रोटीन कोई आइडेंटिटी बनाता है या कुछ ऑर्गन बनाता है तो उसको अगर आप किसी और जगह पे अगर प्लेस कर दोगे तो वहां पे भी वो एक्टोपिक एक्सप्रेशन करने लगता है उसी ऑर्गन का, यानी वो ऑर्गन तो बनाएगा लेकिन वो उसकी सही जगह नहीं है बनने की, इसलिए हम कहते हैं एक्टोपिक एक्सप्रेशन या एक्टोपिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल अगर आप ब्रेनी mRNA को जिसके रिटेंशन के द्वारा नोटोकॉर्ड ऑटोनोमसली बन रहा है, अगर आप इसे अदर ब्लास्टोमियर में इंजेक्ट करोगे तो उस केस में उस एरिया में भी नोटोकॉर्ड बनेगा, लेकिन क्योंकि वो एरिया प्रॉपर या सही एरिया नहीं है नोटोकॉर्ड बनने का, इसलिए हम बोल रहे हैं एक्टोपिक डेवलपमेंट होगा नोटोकॉर्ड का। ये एकदम सही बोला गया है, ट्रू। अगला देखिए, the 4 blastomere were dissociated and allowed to develop individually. The B4 blastomere would cease to develop. ये अगेन गलत है। ये देखिए B4 ब्लास्टोमियर में जो ब्रेनी है वो ब्रेनी ऑटोनोमसली नोटोकॉर्ड बना दे रहा है, राइट, वो ब्रेनी रिस्पॉन्सिबल है। तो उस केस में B4 को तो नोटोकॉर्ड बनाना चाहिए, इसका डेवलपमेंट सीज क्यों हो जा रहा है, रुक क्यों जा रहा है? ये तो गलत हो गया, बी हट गया, बी हट गया तो देखिए सेकंड ऑप्शन हट गया, फोर्थ ऑप्शन हट गया और फोर्थ ऑप्शन हटते ही डी ऑप्शन भी हट गया। डी में क्या बोला है? माइक्रो इंजेक्शन ऑफ द मॉर्फोलिनियस अगेंस्ट ब्रेनी mRNA इन B3 would convert the fate of B3 to that of the B4. तो अगेन क्या है? गलत स्टेटमेंट है ये। थर्ड में देखते हैं क्या बोला गया है, ट्रीटिंग द 4 सेल एम्ब्रियो विथ लिथियम क्लोराइड could lead to the ventralization of the embryo. अब इसका इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं दिया गया है कि अगर हम 4 सेल एम्ब्रियो को लिथियम क्लोराइड से अगर ट्रीट कर देते हैं, बट वी डोंट नो कि हाँ लिथियम क्लोराइड का रिलेशन जो है बाकी अदर फैक्टर के साथ कैसा है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज वाई वी कैन से कि सिर्फ ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि ओनली ए यहाँ पर सही होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, राइट। ओके, सो विद दिस
हमने दिसंबर 2023 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को हमने डील कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एज वेल एज पसंद आया होगा। आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। बहुत ही जल्द आपसे मिलना होगा एक आने वाले नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय।